लेकिन बात मिशन मरुधरा वाया मिशन शेखावटी की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो बीते साल में ही मिशन मरुधरा पर लग गए थे, लेकिन चुनावी साल आते आते प्रधानमंत्री के दौरे राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी से अभी तक 3 दौरे वो कर चुके हैं और माना जा रहा है कि मई के अंत में एक और दौरा होगा। कमाल की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे उन जगहों पर हो रहे हैं जहां 2018 में बीजेपी का लगभग सफाया हो चुका। जैसे दौसा का दौरा, प्रधानमंत्री मोदी इसी साल 2 बार दौसा का दौरा कर चुके हैं, या कहें कि पूर्वी राजस्थान का, जहां 40 से ज्यादा सीटें हैं और बीजेपी के खाते में एक भी नहीं। वहीं सीकर के दौरे पर अब वो आने की संभावना है। सीकर की 8 विधानसभाओं में से बीजेपी के खाते में एक भी नहीं, 7 कांग्रेस की और एक खंडेला से महादेव खंडेला, उनको भी आप कांग्रेस के ही मान लीजिए। उल्टा अगर पूरे शेखावटी की भी बात कर ली जाए तो 40 सीटों की संख्या में बीजेपी के खाते में सिर्फ 9 है, 1 झुंझुनू, 6 जयपुर और 2 चूरू। तो क्या प्रधानमंत्री अब मिशन मरुधरा को साधते हुए मिशन शेखावटी की राह पर है? आज बात इसी मुद्दे पर। मिशन शेखावटी पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। माना तो यह भी जा रहा था कि हाड़ौती के दौरे पर इसी महीने में जेपी नड्डा आएंगे, लेकिन कार्यक्रम कंफर्म नहीं हो पाया। सवाल यह है कि अब वाकई में बड़े चेहरों के साथ ही प्रदेश के चुनाव को लड़ने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है, और क्या चेहरा वाकई में प्रधानमंत्री मोदी होगा और मोर्चा भी संभालते वही नजर आए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता पुनीत कर्नावट जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। पुनीत कर्नावट जी, क्योंकि 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में लोकसभा में डाल दी गई थी, लेकिन 18 में बहुमत नहीं दिया गया। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा के चुनाव में आप जाएंगे तो जनता दिल खोलकर सब कुछ लुटाने को तैयार, लेकिन अगर क्षेत्रीय चुनाव में जाएंगे तो फिर विधायक का चेहरा भी देखा जाएगा, प्रदेश के लीडर का चेहरा भी देखा जाएगा। ऐसे में क्या वाकई में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ना सही है? भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है, और हम चुनाव हमारी विचारधारा से, हमारी रीति नीति से, भारतीय जनता पार्टी के विजन से, उसके चुनाव घोषणा पत्र से, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, जो हम बूथ तक और अब हम पन्ना प्रमुख तक जा रहे हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़ते आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, और उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, जो भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। उनके विरोधी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में उनकी जो लोकप्रियता है, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में मिलता है, और मैं समझता हूं कि वो एक बहुत परिश्रमी नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हो जाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो, उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जहां इतनी अच्छी एक हेल्दी और मेरा सवाल ये था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी तो मेहनत करते हैं, लेकिन जिस आप पन्ना प्रमुख की, जिस आप पार्टी कैडर की बात करते हैं, उस कैडर में कोई तो राजस्थान में भी नंबर 1 होगा, उस कैडर में नंबर 2 भी होगा, नंबर 3 भी होगा, 4 भी होगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश का जो सबसे शीर्ष कैडर है, उसकी भूमिका चुनाव में क्या है? आपके टॉप लीडरशिप की तो है ही नहीं, आप चुनाव को मंड तो जाने दीजिए। अभी तो चुनाव की शुरुआत हो रही है। कर्नाटक से फोकस अब इन 3 राज्यों में शिफ्ट हुआ है जी। हमारे यहाँ पर राजस्थान में भी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। हम लगातार नए लीडर्स को डेवलप करने के प्रोसेस में है। कांग्रेस उस प्रोसेस को रोकने में है। कांग्रेस सचिन पायलट को रोकने में, हम कई ऐसे नेता जो सचिन पायलट जैसे काबिल हो सकते हैं किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो काबिल लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के प्रोसेस में। तो आप देखेंगे जब चुनाव आएगा तो उनकी सामूहिक शक्ति के आधार पर कांग्रेस के काबिल नेताओं को लेने के प्रोसेस में भी है। कोई अच्छा व्यक्ति अगर कांग्रेस को छोड़कर आना चाहे और बिना किसी शर्त के आना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुला है। और कैडर का मतलब क्या होता है फिर? मैं आपको फिर यही कह रहा हूं, कैडर का मतलब यह नहीं है कि कैडर का मतलब हम किसी के लिए रिसेप्टिव नहीं है। हम रिसेप्टिव हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर रिसेप्टिव जी। और कोई दूसरी पार्टी का नेता अगर हमारे साथ आ जाएगा तो हम अपने नेता को त्याग कर देंगे।
हम अपने नेता के ऊपर किसी बड़े नेता को लाकर भी बैठा सकते हैं जो लगातार 15-20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है। आरसी चौधरी जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के उन इलाकों को फोकस कर रहे हैं जहां 2018 में जनता ने उनको बिग जीरो क्रिएट किया? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का जो विजन है, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो उस पद पे आसीन तो हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन वो किसी भी राज्यों में जब जाते हैं तो राज्य में प्रधानमंत्री के तौर पे कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के तौर पे जाते हैं। आपने जिक्र किया कि वो उन जिलों को फोकस कर रहे हैं, उस क्षेत्र को फोकस कर रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। 5 महीने में प्रधानमंत्री जी की ये चौथी यात्रा राजस्थान के अंदर होने को जा रही है। इससे पहले कर्नाटका में भी उन्होंने 450 से बहुत गलियों के अंदर उन्होंने रोड शो, तमाम सब चीजें की, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जानती है कि जुमलेबाज और झूठ के लोगों से किस प्रकार से मुक्ति ली जाए, और जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार थी वो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, उसे कैसे मुक्ति मिले। मुझे फरवरी 2019 का वो दिन याद है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चूरू की धरा से उनके जो मंच था उसके पीछे 40 सैनिकों की फोटो थी जिन्होंने पुलवामा में अपनी शहादत दी थी, और उस प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सैनिकों की, वीरों की भूमि, मैं इसको नमन करता हूं जो पीछे 40 सैनिकों ने शहादत दी थी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज वो शेखावाटी की धरा, जिसका हर बेटा इस जज्बे के साथ में सरहद पे खड़ा रहता है, उसकी मां और उसकी पत्नी इस बात के लिए फख्र महसूस करती है कि मेरा बेटा, मेरा जो पति है वो सरहद की सुरक्षा पे खड़ा है। 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है 15 और 16 जून को लद्दाख पे, चाइना की सीमा पे। देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे चुप रहते हैं और कहते ना कोई गुस्सा था, ना कोई आया था। ऐसे प्रधानमंत्री से इस शौर्य की भूमि पे वो हिंदुस्तान की जनता को एक मैसेज देंगे और पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप मौन क्यों हो गए थे, जो चाइना ने हमारी सरहद पे कब्जा कर लिया, जो हमारे लाइव डिबेट पर इस तरीके से झूठ बोलेंगे, लड़ते रहे। नहीं चौधरी साहब, मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं। पसंद करते हैं, लेकिन डोकलाम में ही सैनिकों की डोकलाम में ही हमारी सेना ने जवाब दिया। जो आपके समय में हमारे सैनिकों के हाथ बंधे रहते थे, वो हाथ खोलने का काम किया है तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने सैनिकों का मान मर्दन कर रहे हैं। चौधरी साहब, मुझे आश्चर्य है कि आप उस तरह से आते हैं जो हर घर में सैनिक है। आप अपने ही सैनिक का मान मर्दन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 20 सैनिकों ने शहादत दे दी। सैनिक शहादत पर गर्व करता है, सैनिक के परिवारजन शहादत पर गर्व करते हैं। उन्होंने चाइना के साथ दो हाथ करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को, उनके 100 से ज्यादा सैनिकों को नीचे उठाकर फेंक दिया खाड़ी में। आपने इजाजत दी है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? वो जमाना गया जब भारतीय सेना के हाथ बांध दिए जाते थे। ठीक है, आरसी चौधरी जी रुकिए ना, पुनीत कर्दावर जी, पुनीत कर्दावर जी, पुनीत कर्दावर जी रुकिए ना सर। जब भारतीय मिथिलेश जामिनी जी सर रुकिए ना प्लीज। ठीक है मिथिलेश जामिनी जी, मुझे ये चीज अच्छी लगी कि कम से कम अब प्रवक्ता सेलेक्टिव है, उनको पता है कि भाई इस दौरे के मायने क्या हैं और हमें किन मुद्दों को टारगेट करना है। जब दौसा के दौरे पर थे तो मुद्दा ईआरसीपी का था, लेकिन अभी इस पूरे 10 मिनट की डिबेट में ईआरसी शब्द नहीं आया, क्योंकि अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहां जहां के बलिदान को याद किया जाता है। तो कम से कम चलिए ये सही कि पार्टियों को यह तो पता है कि किस इलाके के अंदर इशू क्या रेज कर दें। मिथिलेश जी, देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से जो बीजेपी की कमजोर पोजीशन है उसको सुधारने के लिए जब आपके पास कुछ बचे नहीं तो सबसे पावरफुल वेपन को उतारना चाहिए, और वो पावरफुल वेपन नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो सुभाष महरिया की एंट्री हुई है वो एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि जाट लीडरशिप बीजेपी में धीरे धीरे हाशिए पे जा रही है। कोई बड़ा जाट लीडर आज है नहीं। आज कहा जा रहा है कि केंद्र में भी 2 राज्य मंत्री हैं। अच्छा, मुझे लगा था कि शायद पुनीत कर्दावर जी इसको ऑब्जेक्शन कर देंगे कि भाई उपनेता प्रतिपक्ष है हमारे पास, देखिए प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, देखिए उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो चलिए अब आपकी बात को देखिए, राजनीतिक विश्लेषण सुनना चाहूंगा, उसके बाद जवाब देना चाहूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को यह पता है कि मेरे फेस से ही ये सारा फिजा बदली जा सकती है, क्योंकि शेखावाटी में हालत खराब है। राजेंद्र राठौड़ जी भी थे और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी थे। सरदार सर सीट हार के आए ना, वहां पे थर्ड फ्रंट वाली आरएलपी ने 47,000 वोट लिए ना,
तो जहां तो वो तो राजेंद्र राठौड़ जी का तो वहां गृह क्षेत्र है, इससे मतलब उनको आला कमान को पता चल गया कि हमारे वालों के पास ज्यादा पुदीना नहीं है, अब खुद को उतरना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, मिथिलेश जी, हो सकता है एक और संदेश जो मैं शायद अंडरलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, संदेश ये है कि प्रधानमंत्री दौसा की तरफ गए, वहां बीजेपी के पास इस वक्त एक भी सीट नहीं है, अब सीकर आ रहे हैं, बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। तो क्या इसको मैं 2024 की उस रणनीति के तौर पर भी देखूं कि जहां बीजेपी सिर हो गई वहां जो भी आएगा वो प्रधानमंत्री की तरफ से ऐड ऑन होगा कि देखिए वो यहां थे इसलिए यहां के समीकरण बदल गए? देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं तो नेशनल लेवल पे वो 10% का जंप दिलाते हैं, लेकिन रीजनल लेवल पे वो कितना कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट इशू है। अब इंपॉर्टेंट है कि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छी स्कीमें ला रहे हैं, तमाम चीजें, माहौल अच्छा है। हमने देखा इससे पहले जब 21 सीटें आई जब भी माहौल ऐसा ही था, लेकिन जो 4.5 साल से इनके दोनों नेताओं के बीच जो चल रही बाईपोलर पॉलिटिक्स, उससे कहीं न कहीं अभी तो आप सीकर में बदलाव देख रहे हैं, जो कांग्रेस छोड़ के सुभाष महरिया गए हैं। थोड़े दिन बाद आपको नागौर में जाट लीडरशिप शिफ्ट होती दिखेगी बीजेपी की तरफ, थोड़े दिन बाद बाड़मेर में शिफ्ट होती दिखेगी। इसका पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया गया। मिथिलेश जी, आपने कुछ नहीं कहते हुए सब कुछ कहने की कोशिश की है। आरसी चौधरी जी, उन्होंने कहा कि भाई यही माहौल था जब 21 सीटें आई थी, अब तो बात 156 की जा रही है और माहौल कुछ वैसा ही है। मैं कहना चाहूंगा कि विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आप प्रश्न उठाएं, एक मीडिया का दायित्व बनता है कि वो सरकारों से प्रश्न पूछे, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर, आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री से इस बात के लिए पूछेगी कि 2 बार राजस्थान की धरा से ईआरसीपी का वादा किया था, क्या हुआ? 45 साल में पहली बार हिंदुस्तान और चाइना की सीमा पे 20 सैनिकों की शहादत पे प्रधानमंत्री मौन रहे। पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री से, पूछा जाएगा जो यूपीए की सरकार के अंदर चाहे मेमो कोच हो, चाहे रेलवे लाइन्स हो, बहुत से प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई, उनको किस प्रकार से हादसे पे दिखा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा कि जो रिफाइनरी की नींव सोनिया गांधी जी ने यूपीए चेयरपर्सन ने रखी थी कांग्रेस के शासन में, उसको क्यों डिले कर दिया गया? प्रधानमंत्री से राजेंद्र गुड़ा ने पूछा है, 25 सांसद ने आपसे राजेंद्र गुड़ा ने पूछा है, अशोक गहलोत साहब से पूछा है कि जनता के सामने प्रश्न जा रहे हैं तो आपका विषय स्वाभाविक है, आपका विषय स्वाभाविक है। आप अगर मेरे को नहीं बोलने दे रहे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। जनता बोल रही है, विजेंद्र जी, आप लगातार अनर्गल बातें बोले जाएंगे, मैं सुनता रहूंगा, ये संभव नहीं है। विजेंद्र जी, आप बात करिए राजस्थान की, ये बता रही है राजस्थान के अंदर के आधार पे यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे करा के यहाँ पे ये और जो है जिहाद के नाम पे 50 लाख और करोड़ रुपए देकर पोस्टिंग पा रहे हैं। इनके पास में मुद्दा नहीं है। इस राजस्थान में भ्रष्टाचार के अंदर देने की बात हो तो गहलोत साहब बैठते हैं, उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर 2 करोड़ 41 लाख रुपए 2 करोड़ 41 लाख रुपए मिलते हैं, सोने की सिल्ली मिलती है। लेकिन पुनीत कर्नावट जी, भ्रष्टाचार पुनीत कर्नावट जी, अच्छा ये तो बताइए सर, मांगेगी, ये तो बताइए, अगर प्रधानमंत्री मोदी सीकर के दौरे पर आ रहे हैं तो कुछ लोकार्पण शिलान्यास करने आ रहे हैं या सीधी सभा करने आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जब भी दौरा होगा तब राजस्थान को कोई ना कोई बड़ी सौगात मिलेगी। उनका दौरा हो जाने दीजिए, आपको यह पता पड़ेगा कि राजस्थान को क्या दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को वो मित्रवत सलाह भी देते हैं और मित्रवत कहकर उनके प्रति अपना संबोधन भी करते हैं, साथ ही साथ राजस्थान को सौगात भी देते हैं। राजस्थान को रेलवे के अंदर कितना पैसा मिला करता था, आज 57,000, आज 7,500 करोड़ रुपया राजस्थान को रेलवे के अंदर मिला है, और पहले कितना पैसा था? 700 करोड़ रुपया। आप बताइए कि इतना बड़ा जो पैसा केंद्र सरकार दे रही है, वो कोई सा भी मत उठाकर देख लीजिए जिसके अंदर राजस्थान के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। और आज राजस्थान केंद्र सरकार के सर की जिस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और सेना में भर्ती का जो फॉर्मूला आप लेकर आए, उसका विरोध यहां से हुआ? नहीं, विरोध होकर क्या हुआ? लोगों को समझ में आया कि एक बेहतर ऑप्शन है, हम 4 साल वहां नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। हर पूरी दुनिया में अपनी सेना को जवान बनाए रखने की एक मुहिम है। आप सेना के डिफेंस से कोई समझौता नहीं किया जा सकता वोटों के आधार पर, और अल्टीमेटली उसको समझा लोगों ने। इसलिए आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उसके अंदर भर्ती होने के लिए, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए गए। आप लगातार झूठ बोल के, लगातार भ्रमित करके जनता को बेवकूफ बना नहीं सकते। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है, इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। पुनीत कर्नावट जी, देश की विडंबना ये कि आप सफाई कर्मियों के लिए सरकारी भर्ती निकालिए, उसमें भी लाखों के आवेदन आ जाएंगे, उसमें भी मास्टर डिग्री वाले आ जाएंगे सर, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आरसी चौधरी जी, आपको लग रहा है कि शेखावटी से ये अग्निवीर का इशू उठ सकता है?
विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता 25 सांसद राजस्थान की जनता ने दिए तो वो बात कहेंगे। मैंने इनको बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला और मेरी हर बात में उन्होंने व्यवधान डाला। मैं निश्चित रूप से आपने बेहतरीन प्रश्न उठाया। देश का प्रधानमंत्री 15 साल कुर्सी पर रहना चाहता है, लेकिन देश के सैनिक को 5 साल सेना में रखना चाहता है। ये शेखावाटी का वीर जरूर पूछेगा। आपने कहा था कि कोई भी युवा अगर किसी रैली में, अगर किसी विरोध में दिखा तो उसे किसी भी प्रकार के सरकारी नियोजन में नहीं जा पाएगा, केंद्र की नियुक्तियां नहीं मिल पाएगी। आप युवा को डरा सकते हो, लेकिन इस देश का अन्नदाता जो देश की राजधानी की सरहद पे 1 साल तक बैठा रहा, 800 किसानों की शहादत हुई, ये उस किसान की भूमि है, ये उस सैनिक और वीर बेटे की भूमि है। ये उस शहादत का बदला भी लेने के लिए तैयार है और युवा पे जो प्रहार किया अग्निवीर के नाम पे, उसका भी ये प्रश्न पूछने के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री 40 सैनिकों की शहादत की नाव पे बैठ के लोकसभा चुनाव के दरिया पे तो जा सकते हैं, लेकिन हमारी शहादत पे मोल लेने वाले प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना, ठीक है सर, रुके ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सभा को संबोधित कर रहे हो और चूरू के घंटाघर के ऊपर सभा को संबोधित कर रहे हैं। आप केवल मात्र गैर तथ्यात्मक बात बोलकर अपनी आवाज को ऊंचा करके राजस्थान की जनता को आपका सुपड़ा क्या वाकई में आपको लगता है, क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस सीकर के अंदर बीजेपी जीरो हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी के पास वो फॉर्मूला है जो उसको वापस यहाँ लेकर आए? देखिए, रुकिए ना प्लीज। देखिए जिस तरीके से अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका ऑटोग्राफ मांगा है, एक देश के राष्ट्रपति ने उनके पैर छूने की कोशिश की है, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उनका सम्मान हुआ है, तो शेखावाटी के लोग के लिए कहा जाता है नीचे सड़क ऊपर माटी, उसका नाम शेखावाटी। शेखावाटी बहुत डीपली समझदार लोग हैं, तो निश्चित रूप से इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी जी की पोजीशन है उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि शेखावाटी के आदमी को कोई मूर्ख नहीं बना सकता दुनिया में। और हम जितने भी सेठ निकले शेखावाटी से निकले, तो शेखावाटी को उन्होंने सही टाइम क्लिक किया है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल जो फ्रेम है उसमें मोदी जी का जो ग्राफ बढ़ा है, वो एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप है। शेखावाटी में जो लेडीज एजुकेशन है वो बहुत भी हाई है, आर्मी में भी है, तो तमाम मुद्दों को देखते हुए एक सही टाइम का सिलेक्शन किया है, जो कि इंटेलेक्चुअल ग्रुप में आप इंटेलेक्चुअल वे में भी बात कह सकते हैं। ठीक है मित्तल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसी जी आपका भी शुक्रिया और पुनीत जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये तो मानकर चलिए जब भी कोई बड़े नेता कहीं का दौरा करते हैं तो वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अब देखना ये कि शेखावाटी को क्या मिलता है।